डियर स्टूडेंट्स और यूट्यूब के मेरे सभी दर्शकों, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंतर्गत कि हम एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के दौरान कोई भी मॉलिक्यूल अपना एक विन्यास परिवर्तित करके दूसरे विन्यास की व्यवस्था को अपनाता है तो वो संरूपण कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन आसानी के साथ में रूम टेम्परेचर पर संपन्न हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्केन जो हमारी सीरीज है उसमें हम मेथेन से यदि शुरू करें तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक यदि हम चलें तो सभी कार्बन वहाँ पर एकल बंध से बंधे हुए हैं। तो एकल बंध के सापेक्ष यदि हम एथेन को देखें तो CH3 और CH3 जो एथेन है, तो वहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य जो एकल बंध है वो आसानी के साथ में एक दूसरे के सापेक्ष वहाँ पर मुक्त घूर्णन क्या है, संभव है। लेकिन वो जो मुक्त घूर्णन है उसमें भी किसी न किसी प्रकार की बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की हमें क्या आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकता हमें रूम टेम्परेचर पर आसानी के साथ में मिल जाती है। तो एक परिवर्तनीय रूप दूसरे परिवर्तनीय रूप में आसानी से क्या परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस यानी कि संरूपणीय क्या व्यवस्था या उनका हम विश्लेषण कहते हैं। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है संरूपण के बारे में, यानी कि कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एसाइक्लिक यानी कि अचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और इस लेक्चर सीरीज में हम पहले देखेंगे एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दूँ कि हमारा ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर है यूट्यूब पर, जिसको कि आप देखने जा रहे हैं। इसी के आगे हम कंटिन्यूटी के अंदर इस स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड और भी जो टॉपिक हैं वो हम यूट्यूब पर आगे प्रसारित करते रहेंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इससे पहले जो चैनल पर जो वीडियोस प्रसारित हुए हैं उनका लिंक यहाँ पर मेरे इस वीडियो में बीच बीच में आपको इन्फॉर्मेशन टैब में आप देखते रहेंगे, तो आप वहाँ जाकर के उन्हें देख सकते हैं। इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है इनकी कुछ महत्वपूर्ण क्या है, टर्म्स। सबसे पहले हम इस लेक्चर में उन्हें ही समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आगे एक एक करके एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के जो कॉन्फॉर्मेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन यानी कि विकृति के प्रकार, क्योंकि मुक्त बंध के सापेक्ष यदि घूर्णन भी होना है तो वो किसी न किसी प्रकार के अवरोध को पार कर करके होता है, तो विकृति उत्पन्न होती है। तो कितने प्रकार की विकृतियां होती है या क्या क्या होती हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पर हमने समझने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले विकृति क्या होती है, स्टेरिक प्रकार की यानी कि त्रिविमीय प्रकार की। इसमें क्या होता है कि डिस्टेबलाइजेशन यानी कि अस्थायित्व होता है ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, यानी कि जब भी कभी परमाणु या परमाणुओं के समूह के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक यदि आ जाते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिससे कि उसमें अस्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। और क्या होता है कि जो ग्रुप्स हैं वो ट्राई टू ऑक्यूपाई सम कॉमन स्पेस, यानी कि वो जो ग्रुप्स हैं वो जो कॉमन स्पेस है जिसको कि कोई भी मॉलिक्यूल या ग्रुप ले सकता है वो उसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। इस कारण से उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो ये एक पहला प्रकार है स्ट्रेन का, जो कि त्रिविमीय स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रकार है टॉर्सनल स्ट्रेन, जिससे कि हम मरोड़ी तनाव के नाम से भी जान सकते हैं। ये किस कारण से होता है कि डिस्टेबलाइजेशन ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन पेयर्स ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि जो बंध से बंधित जो बॉन्ड्स हैं उनके युग्म आपस में जो कि नजदीक में है, caused by the electrostatic repulsion of the electrons in the bonds, यानी कि उस बॉन्ड्स में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि एक दूसरे के नजदीकी युग्म के तौर पर हैं, उनके मध्य के स्थिर विद्युतीय प्रतिकर्षण के कारण जो मरोड़ी तनाव उत्पन्न होता है या जो स्ट्रेन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन कहते हैं। दिस स्ट्रेन अराइजेस व्हेन ग्रुप्स आर इन इक्लिप्स्ड पोजीशन, यानी कि जब भी कभी कोई ग्रुप्स एक दूसरे से ग्रसित अवस्था में हो, यानी कि एक एक समूह के ऊपर दूसरा समूह हो तो बिल्कुल नजदीकी में वो बॉन्ड्स आ गए, तो वो जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मध्य में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से ये टॉर्सनल स्ट्रेन जो है वो क्या जनरेट होता है। इसी स्ट्रेन को हम आगे बार बार देखेंगे हमारे इसी लेक्चर में,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रकार का जो स्ट्रेन आता है वो कहलाता है एंगल स्ट्रेन। इसमें भी क्या है, डिस्टेबलाइजेशन तो होना ही है। तो डिस्टेबलाइजेशन ड्यू टू द डिस्टोर्शन ऑफ ए बॉन्ड एंगल, डिस्टोर्शन ऑफ ए बॉन्ड एंगल यानी कि जो बॉन्ड एंगल है वो डिस्टोर्ट हो जाता है फ्रॉम इट्स ऑप्टिमम वैल्यू, अपनी उसकी जो आदर्श वैल्यू है उससे यदि उसका बॉन्ड एंगल में क्या परिवर्तन यदि हो जाए, जो किस कारण से, caused by the electrostatic repulsion of the electrons in the bond, यानी कि वही बॉन्ड्स में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मध्य आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से कोई भी बॉन्ड एंगल अपने ऑप्टिमम वैल्यू से अलग होकर के विकृत यदि हो जाए तो वो किस श्रेणी में पाया जाएगा, एंगल स्ट्रेन की श्रेणी में पाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर साइक्लोप्रोपेन रिंग का बता रखा है कि साइक्लोप्रोपेन जो है वो हमारा एक प्रकार से प्लेनर ट्रायंगल की शेप में हम उसे देखते हैं, अर्थात हम ये मान के चलते हैं कि एक दो बंदों के मध्य की जो कोण है वो 60 डिग्री का है, जैसा कि हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन वो जो उनका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलती है क्या, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है तो उनका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। तो उनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से हट करके कितना हो गया, 60 डिग्री। तो कुल मिलाकर के कितना 49 डिग्री का ये जो स्ट्रेन आ गया यहाँ पर, ये स्ट्रेन क्या कहलाता है, एंगल स्ट्रेन कहलाता है। और इसी को हम आगे बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत के तौर पर हम जब साइक्लोप्रोपेन वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे तो वहां पर हम बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत को समझेंगे और वहां पर हम इन जो साइक्लो एल्केन्स रिंग्स के कॉन्फॉर्मेशंस के हम डिस्कस करेंगे, वहां पर इस चीज को इसको क्लियर और आगे किया जाएगा। तो तीनों प्रकार के जो स्ट्रेन है वो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। कुछ पॉइंट्स और भी हैं यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको भी हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे एंटी, ये एक सर्वोपण के अंदर हम यहाँ पर टर्म काम में लेते हैं कि ये जो विन्यास है ये हमारा एंटी है। ये क्या है, इसका मतलब किस व्यवस्था को दिया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन गिवन टू टू सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि ऐसे दो जो प्रतिस्थापी हैं उनके लिए है अटैच्ड टू एडजेसेंट एटम, यानी कि दो पड़ोसी परमाणुओं पर वो जुड़े हुए हैं, when their bonds are at 180 डिग्री with respect to each other, यानी कि वो दोनों जब एक दूसरे से 180 डिग्री पर यदि हो तो उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, एंटी अरेंजमेंट बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, सिन, डिस्क्रिप्शन गिवन टू टू सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि ये भी हमारे उन दो किन के लिए, प्रतिस्थापियों के लिए किया जाता है जबकि वे आपस में दो निकटवर्ती परमाणुओं पर लगे हुए हैं उनके बॉन्ड्स, लेकिन वे 0 डिग्री पर हो एक दूसरे के, यानी कि बिल्कुल नजदीक में हो, तो वो क्या कहलाएंगे, सिन अरेंजमेंट कहलाएगा। इसी प्रकार से गोश अरेंजमेंट, डिस्क्रिप्शन गिवन टू टू सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी हम उन्हीं दो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम देते हैं अटैच्ड टू एडजेसेंट एटम्स व्हेन देयर बॉन्ड्स आर एट 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, जब भी वो दो बॉन्ड एक दूसरे के सापेक्ष क्या 60 डिग्री के आसपास हो तो हम उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, गोश अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये जो तीनों टर्म है ये हमारे कॉन्फॉर्मेशंस के अंदर बार बार काम में आती है, इन्हें भी हम आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे एल्केन्स हैं जो कि रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के सापेक्ष ही संभव है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो कॉन्फॉर्मेशंस यानी कि सर्वोपण क्या है, तो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि विभिन्न प्रकार की आकाशीय व्यवस्थाएं दैट ए मॉलिक्यूल कैन अडॉप्ट, कोई भी मॉलिक्यूल अपना सकता है ड्यू टू रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बंध के सापेक्ष घूर्णन होने के वजह से कोई भी मॉलिक्यूल यदि विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकाशीय व्यवस्थाएं अपनाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मेशंस कहते हैं। तो एकल बॉन्ड के सापेक्ष हम देख सकते हैं ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष घूर्णन की वजह से ये जो तीनों हमारे ग्रुप्स लगे हुए हैं इन तीनों ग्रुप्स का अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट यदि अलग अलग होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मेशंस के नाम से जानते हैं। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ एथेन के बारे में, तो वो एथेंस के कॉन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसे कंप्लीट इसे हम डिस्कस करेंगे। तो आप कंटिन्यू चैनल को आप देखते रहिए, तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो जल्दी ही यूट्यूब पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।